सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री गणेश जी भगवान और माँ सरस्वती जी को स्मरण करते हुए आज वास्तु की कक्षा पुनः प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने भूखंड यानी प्लाट का जो चयन है और उसका जो परीक्षण है उसके बारे में अध्ययन किया। चयन में भूमि प्लाट का ढलान और परीक्षण में आपने शल्य परीक्षण किया। अब जब भूमि या प्लाट का चयन हो गया तो इसके बाद में गृह निर्माण प्रारंभ की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। गृह निर्माण के दो हिस्से हैं। पहला है नींव की खुदाई जो कि अधोमुख नक्षत्रों में होती है, और दूसरा है शिलान्यास यानी कि मकान बनाना प्रारंभ करना। दोनों में बहुत अंतर है। नींव की खुदाई केवल अधोमुख नक्षत्रों में करना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। और शिलान्यास के जो मुहूर्त हैं, शिलान्यास के जो नक्षत्र हैं, उनमें शिलाओं का न्यास करना चाहिए, शिलाओं का पूजन करना चाहिए और गृह निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। इसमें भी एक भेद है कि गृह निर्माण प्रारंभ करने में जो वास्तु के नक्षत्र हैं, वास्तु के पूजन के जो नक्षत्र हैं, उनमें पंचकों के आखिरी के जो उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र हैं वो भी प्रशस्त कहे गए हैं। तो कतिपय यह प्रश्न आता है कि पंचकों में गृह आरंभ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्रों में पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि वास्तु पूजन के लिए यानी शिलान्यास के लिए उत्तर भाद्रपद और रेवती जो पंचक के दोनों नक्षत्र हैं ये अत्यंत शुभ हैं। लेकिन यदि स्तंभ आरोपण करते हैं, यानी कि आधुनिक भाषा में बोले तो जब हम पिलर खड़ा करना शुरू करते हैं तो पिलर और छत डालते हैं और दरवाज़ा रखते हैं, इन तीन कार्यों में इन पंचक के दोनों नक्षत्र हैं जो उत्तर भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों को त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से यह शास्त्रों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे हमने स्पष्ट किया है। अब सबसे पहले खाद खुदाई यानी नींव प्रारंभ करने का मुहूर्त वर्णन करते हैं। उसके जो नक्षत्र हैं वो सभी अधोमुख नक्षत्र हैं। उन अधोमुख नक्षत्रों को आप अपने स्क्रीन पर देखिए। अधोमुख नक्षत्र हैं भरणी, कृतिका, अश्लेखा, मघा, विशाखा और तीनों पूर्वा और मूल। तीनों पूर्वा मतलब पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और पूर्वा भाद्रपद, ये सभी अधोमुख नक्षत्र हैं। ये अधोमुख मतलब इनका मुंह नीचे की तरफ है। तो चूंकि नींव का जो खुदाई है वो कार्य सतह से नीचे की ओर किया जाता है। जलाशय का प्रारंभ चूंकि खुदाई से प्रारंभ होता है तो खुदाई जो होती है वो भूमि की सतह से नीचे की ओर होती है। नलकूप का जो खनन होता है वो भी भूमि से लेकर के और नीचे की ओर होता है। तो ये जो अधोमुख नक्षत्र हैं इनमें जलाशय प्रारंभ, कुआं खोदना, नलकूप और नींव, ये चारों काम जो है हमारे लिए अधोमुख नक्षत्र में करना चाहिए। इसके अलावा विषय से हटकर है, लेकिन गणित का जो प्रारंभ है, अनुसंधान जो प्रारंभ करते हैं, वो अनुसंधान का प्रारंभ भी इन्हीं अधोमुख नक्षत्र में करना चाहिए। क्योंकि अनुसंधान भी इसी प्रकृति का कार्य है कि हम ऊपरी सतह पर जो वस्तुएं देखते हैं उनमें जब गहराई से जाते हैं तब हमारे लिए उसके निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इसलिए गणित भी इसी प्रकार का अनुसंधान का विषय है। तो हालांकि विषय से हटके बात ही है, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए
आवश्यक थी। अब अधोमुख नक्षत्रों में यह भी देखना चाहिए कि उस दिन भूमि का शयन ना हो। भूमि शयन कब होता है इसका वर्णन अब हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। इसके अलावा पंचांग शुद्धि भी देखना चाहिए, यानी कि तिथि वार नक्षत्र योग करण यह शुद्ध हो। महीना भी देखना चाहिए कि कौन सा महीना चल रहा है, इसमें चंद्रमास को प्रधानता दिया जाना चाहिए। सौर मास भी महत्व रखते हैं, लेकिन मुहूर्त शास्त्रों की विभिन्न किताबों को पढ़ने पर यह तय हुआ कि इसमें चंद्रमास की अधिक प्रधानता है। कौन कौन से चंद्रमास होंगे, कौन कौन से सौर मास होंगे, ये हम वर्णन अभी आगे करने जा रहे हैं। अब अधोमुख नक्षत्र के जो नींव खुदाई हुई, इस नींव खुदाई के बाद में शिलान्यास यानी वास्तु पूजन के जो नक्षत्र हैं वो इस प्रकार से हैं। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, रेवती, रोहिणी, मृगशिर, पुष्य, उत्तराषाढ़ और अनुराधा। इन नक्षत्रों में शिलान्यास और वास्तु पूजन करना चाहिए। अब इनको हमने यहाँ पर दो स्थानों पर रखा है। क्रमशः जो मकान पूर्व या पश्चिम मुखी बनाने जा रहे हों उनको उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा और उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में प्रारंभ करना चाहिए। और ऐसे मकान जो उत्तरमुखी या दक्षिणमुखी बनने जा रहे हों, ऐसे मकानों को रोहिणी, मृगशिर, पुष्य, उत्तराषाढ़ और अनुराधा नक्षत्र में प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा क्यों किया? इससे जो परिघ दंड है ज्योतिष में, एक नक्षत्रों को इस प्रकार से लिखा गया है कि बीच में एक डंडा बनाया गया है। कुछ नक्षत्र इस तरफ है, कुछ नक्षत्र इस दिशा में है। इस प्रकार से चारों दिशाओं में चार जो ग्रुप या समूह बनाए गए हैं, उसमें एक दूसरे के सामने यदि कोई क्रॉस करता है तो परिघ दंड कहलाता है। दंड मतलब डंडा खिंचा हुआ है, उसके आमने सामने वाले कार्य नहीं करना चाहिए। तो यदि ये हम इन नक्षत्रों में, इन दिशाओं में जो ग्रह मकान प्रारंभ करने वाले हैं, तो उनके अनुसार इन नक्षत्रों में यदि हम उस दिशा का ग्रह आरंभ करते हैं तो वो परिघ दंड बच जाता है। हालांकि सामान्य तौर पर जो मुहूर्त होते हैं उसमें इसका कोई विचार नहीं करता है, लेकिन यदि विचार कर लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि शास्त्र का पूर्ण पालन हो जाता है। अब नक्षत्र के बाद बात करते हैं तिथि की। तिथि चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, दोनों पक्षों की दोज, तीज, पाँचें, छठें, सातें, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, ये तिथियां शुभ कही गई हैं। लेकिन मुहूर्त गणपति में षष्ठी तिथि को त्याग करने का कहा गया है, इसलिए हमने इसको गोल कोष्ठक में किया है। इन तिथियों में आप देख रहे हैं कि रिक्ता तिथियां नहीं हैं। रिक्ता तिथियां कौन कौन सी होती हैं? चौथ, नमे और चौदस, ये तिथियां रिक्ता तिथियां हैं। इनमें प्रायः सभी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा अमावस्या, चूँकि अमावस्या के दिन चंद्रदेव सूर्य के साथ रहते हैं तो चंद्रमा का जो बल है वो निर्बल रहता है, क्योंकि सूर्य की आभा के आगे किसी भी ग्रह का बल नहीं रहता है। इसलिए अमावस्या का त्याग हर जगह किया गया है। यहाँ आप देखिए प्रथमा तिथि का भी त्याग किया गया है, क्योंकि प्रथमा तिथि भी ऐसी ही स्थिति होती है जिस समय चंद्रमा सूर्य के साथ होते हैं। यद्यपि जो शुक्ल पक्ष की प्रतिमा है उसको अपन यहाँ ग्रह कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के समय चंद्रमा सूर्य से 180 डिग्री पर यानी आमने सामने रहते हैं। तो प्रथमा के दिन भी प्रथमा के दिन भी चंद्रमा सूर्य से काफ़ी दूर रहते हैं, लगभग 172-168 डिग्री पर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा है उसको ग्रह किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की प्रथमा, चूंकि यहाँ प्रथमा शुरू में लिख देते तो आपके लिए ये संदेह हो जाता, इसलिए शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा है उसको हम अलग से लिख रहे हैं। अब
वार की बात करते हैं तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इसमें यहाँ पर जो 4 वार हैं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये समस्त शुभ कार्यों के लिए शुभ कहे गए हैं क्योंकि ये चारों वार शुभ वार हैं। लेकिन गृह निर्माण में शनिवार को भी शुभ कहा गया है क्योंकि शनि महाराज स्थिरता के कारक हैं और चूंकि ग्रह स्थिर वस्तु है, हर कोई चाहता है कि इस घर में, मकान में हम रहें तो हम स्थिर रूप से रहें। तो ऐसी स्थिति में मुहूर्त शास्त्रों में शनिवार को ग्रहारंभ के लिए अत्यंत शुभ कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर संयोग है कि हम आपको बता देते हैं कि जिस समय गृह प्रवेश होता है उस समय पर भी शनिवार को अच्छा किया गया है, लेकिन उसमें केवल एक दोष बताया गया है कि चोरों से भय होता है, अन्यथा शनिवार को भी गृह प्रवेश शुभ होता है। लेकिन ग्रहारंभ में शनिवार में किसी प्रकार का कोई दोष हमें पढ़ने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं वृषभ चक्र की। वृषभ चक्र शुद्धि, आमतौर पर यह प्रश्न आता रहता है कि महाराज पंचांग में आपने वृषभ चक्र शुद्ध लिखा है, इसका क्या अर्थ है? और स्वाभाविक भी प्रश्न है। प्राचीन काल में सांकेतिक रूप से चित्र के माध्यम से कक्षाएं चलाई जाती थी, इससे मन मस्तिष्क में वो अंक याद आसानी से हो जाते थे। तो वृषभ का अर्थ होता है बैल, तो यदि बैल के जो अंग हैं उन अंगों पर चंद्रमा के विभिन्न नक्षत्र रख दिए जाएं, उनकी संख्या रख दी जाए तो वो वृषभ चक्र कहलाता है। तो जिस दिन हम ग्रह प्रारंभ करने वाले हैं उस नक्षत्र को चंद्रमा का नक्षत्र बोलते हैं। तो चंद्रमा को नक्षत्र जो होता है उसको आप सूर्य के नक्षत्र से गिनना प्रारंभ करें। मान लीजिए सूर्यदेव अश्विनी नक्षत्र में हैं और हम ग्रह प्रारंभ रोहिणी नक्षत्र में करने जा रहे हैं, तो सूर्य भगवान का जो नक्षत्र है अश्विनी, उससे गिनना प्रारंभ करेंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। ग्रह आरंभ का जो नक्षत्र रोहिणी है वो चौथे नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से हम अभिजित नक्षत्र को भी शामिल करते हैं, उसको अभिजित नक्षत्र को शामिल करते हुए गिनते हैं। तो उन नक्षत्रों की जो संख्या आती है उनको बैल के विभिन्न अंगों पर रखते हैं। तो बैल के जो अंग हैं उन अंगों के अनुसार जो है ये वृषभ चक्र को याद करने का एक तरीका है। लेकिन वर्तमान में अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप स्वयं भी याद कर सकते हैं कि कौन से नंबर का नक्षत्र शुभ रहेगा। वो शुभ नक्षत्र इस प्रकार से हैं कि सूर्य के नक्षत्र से अभिजित सहित चंद्रमा का नक्षत्र यानी कि गृह प्रवेश ग्रहारंभ का नक्षत्र गिनने पर यदि 8वां, 9वां और 10वां और 11वां हो तो मकान को स्थिरता प्राप्त होती है। यदि 12वां, 13वां, 14वां प्राप्त हो तो धन लाभ होता है। यदि 15वां, 16वां, 17वां और 18वां नक्षत्र प्राप्त हो तो लाभ होता है। इस प्रकार से 8 से लेकर के और 18 के बीच में नक्षत्र होना चाहिए। यानी सूर्य नक्षत्र से गिनिएगा, सूर्य के नक्षत्र से लेकर के जो ग्रह प्रारंभ का नक्षत्र है वो यदि 8 नंबर से लेकर के और 18 के बीच में आ रहा है तो आपका वृषभ चक्र शुद्ध है। इसको बोलेंगे कि ग्रह प्रारंभ का जो मुहूर्त है उसमें वृषभ चक्र शुद्ध है। क्लियर हो गया? तो वृषभ चक्र हम देखते हैं कि हमारे ग्रह आरंभ का जो नक्षत्र है या दिन है उस दिन वृषभ चक्र शुद्धि होना चाहिए। इसके बाद में यही बहुत आवश्यक है कि उस दिन ये देखें कि भूमि शयन तो नहीं कर रही। प्रिय मित्रों, सूर्य नक्षत्र से फिर से दोबारा आप उस ग्रह प्रारंभ के नक्षत्र को गिनिए। यदि वो नक्षत्र 5वां, 7वां, 9वां, 12वां, 19वां, 26वां पड़ रहा हो तो उस दिन जो है भूमि शयन कर रही है, सो रही है, इसका त्याग करना चाहिए।
भूमि शयन का बहुत महत्व है। इसका उल्लेख जहाँ पर वास्तु मुहूर्त दिए रहते हैं या गृह प्रवेश या गृहारंभ के मुहूर्त दिए रहते हैं, वहाँ पर नहीं मिलता है, इसलिए कई बार गलती हो जाती है। जबकि इसका पृथक से शास्त्रों में उल्लेख है कि जब भूमि शयन कर रही हो तो उस समय भूमि पर जो भी एक्टिविटी है नहीं करना चाहिए। जैसे नींव खनन नहीं करना चाहिए, नलकूप खनन नहीं करना चाहिए, कुआं नहीं खोदना चाहिए, भूमि सो रही है, ठीक है ना। तो भूमि को हम जब प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, हम आपको कुछ कष्ट देने वाले हैं, हमारा स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ ये है कि हमें पानी चाहिए इसलिए हम कुआं खोद रहे हैं, हमारा स्वार्थ ये है कि हमें मकान में रहना है इसलिए हम नींव खोद रहे हैं, आपकी छाती में अपने अस्त्र चला रहे हैं, तो ये प्रार्थना क्या सोते में संभव है? जब भूमि जाग रही होगी तब उनसे अपन प्रार्थना करेंगे, तभी तो वो हमें अनुमति देंगी कि हाँ आप खोद लीजिए। और जब हम खोदाई प्रारंभ करते हैं उस समय भी अपनी पृथ्वी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे पृथ्वी माता, जो हम अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं वो आपको तीव्रता से न लगें और कुछ उनको सहन करें, तब उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भूमि शयन यदि हो रहा हो तो उस समय नींव का खुदाई कैसे प्रारंभ हो सकता है? असंभव है। इसी प्रकार शिलान्यास के समय भी भूमि का शयन यदि हो रहा है तो शिलान्यास शुभ कैसे हो सकता है? क्योंकि हम सोते हुए व्यक्ति के ऊपर क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या कार्रवाई कर सकते हैं? क्या उचित है? नहीं है। इसीलिए हमारे लिए भूमि का जागृत होना बहुत ज़रूरी है और ये मुहूर्त में हमेशा देखना चाहिए। हम वीडियो में देख रहे हैं बहुत सारे अपने विद्वानों के मुहूर्त हैं, उनमें भूमि शयन का विचार नहीं किया गया है। यह बिल्कुल अनुचित है। भूमि शयन का विचार जरूर करना चाहिए। अब देखते हैं कि गृह प्रारंभ के लिए वर्ष कौन सा अच्छा है। गृह प्रारंभ के लिए वर्ष के बारे में सीधा सीधा कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि गुरु महाराज एक राशि में 13 महीने रहते हैं, यानी कि लगभग 1 वर्ष रहते हैं, तो शास्त्रों में ये लेख मिला है कि जिस समय गुरु नीच राशि में चल रहे हों उस समय गृहारंभ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ ये प्रश्न खड़ा उठता है कि चूंकि 13 महीने तक क्या गृह प्रारंभ होंगे ही नहीं? ये प्रश्न बड़ा कठिन है, विचारणीय है, क्योंकि यह असंभव है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या देखना है कि जिस समय गुरु परम नीच स्थिति में हों उसको टालने का प्रयास करें। परम नीच गुरु जब होते हैं जब गुरु मकर राशि में 5 अंश पर होते हैं। जैसे वर्तमान में गुरु महाराज मकर राशि में 5 अंश चल रहे हैं, लेकिन तब भी गृह प्रारंभ के मुहूर्त सभी दे रहे हैं, क्योंकि जब इतने सारे फिल्टर लगाते हैं तो एक आध कमी रह जाना स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्णतः निर्दोष मुहूर्त बना पाना साक्षात ब्रह्मा जी के लिए संभव नहीं है। तो हम तो साधारण हैं, इसके लिए हमारी एक राय है। तो ऐसी स्थिति में हम ग्रह का जो प्रवेश है वो उस समय करें जिस समय गुरु महाराज मीन राशि में जाएं। मीन राशि में गुरु चूंकि अपने स्वयं के घर में होंगे तो बहुत बलवान होंगे, तो यहाँ पे गुरु महाराज के प्रति हमने जो कमजोर मुहूर्त देखा है उसकी पूर्ति वहाँ पर गृह प्रवेश में हो जाएगी। इसके अलावा यह भी देखें कि चूंकि गुरु मकर राशि में साल भर तक नीच राशि में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब गुरु महाराज नवांश में अपने मित्र सूर्य के नवांश में हो, चंद्रमा के नवांश में हो, मंगल के नवांश में हो, तो वहाँ पर गुरु कुछ प्रबल रहेंगे, तो उन नवांशों के दौरान भी ग्रह आरंभ शुभ होगा। इस प्रकार से ये वर्ष का निर्धारण होता है। वर्ष के बाद में अब आते हैं चंद्रमास। चंद्रमास क्या है? चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ इत्यादि जो फाल्गुन तक मास हैं ये सभी चंद्रमास कहलाते हैं। और सौरमास क्या है? सूर्य भगवान जब मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, इस तरह से 12 राशियों में रहते हैं तो वो सौरमास कहलाते हैं। तो गृह प्रारंभ और गृह प्रवेश में जो विभिन्न मुहूर्तों में, मुहूर्त शास्त्रों में जो वर्णन है, उन वर्णन का निचोड़ जो निकाला हमने वो ये निकाला है कि इसमें चंद्रमास की प्रधानता है। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत होगा कि चंद्रमास की प्रधानता क्यों है, लेकिन तब भी सूर्य मास को उपेक्षित नहीं किया जा सकता।
तो हमें बीच का रास्ता ये निकालना होगा कि जिस समय चंद्रमास भी शुभ हो और सौर मास भी शुभ हो, उस समय हम ग्रह प्रारंभ करें। इसके लिए चंद्रमासों का वर्णन करते हैं। बैसाख मास, आषाढ़ मास, श्रावण मास, कार्तिक मास, अगहन मास, पौष मास, माघ मास, फाल्गुन मास, ये चंद्रमास हैं। इन मासों में ग्रह प्रारंभ करने का मुहूर्त शास्त्रों में आज्ञा दी गई है। अब इनमें 2 महीनों को हमने गोल कर दिया है। पहला है आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीने में ये कहा जाता है कि यदि आषाढ़ महीने में ग्रह प्रारंभ करते हैं तो पशुधन की हानि होती है। पशुधन यानी कि हम चूँकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुओं का बहुत महत्व है, गायों का बहुत महत्व है, बैल का बहुत महत्व है। हालांकि ये महत्व कम होता जा रहा है, लेकिन तब भी प्राचीन काल में पशुधन ही प्रधान धन था। इसलिए जो किसान हैं या जो दूध वाले हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, या किसी भी प्रकार से पशुओं से संबंधित हैं, उनके लिए आषाढ़ मास में ग्रह प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये है। अन्य जो लोग हैं वो ग्रह प्रारंभ आषाढ़ मास में कर सकते हैं। दूसरा, हमने माघ मास को राउंड किया है। कई मुहूर्त शास्त्रों में माघ मास को ग्रह प्रारंभ के लिए शुभ कहा गया है और मुहूर्त गणपति में यह कहा गया है कि माघ मास में प्रारंभ होने पर अग्नि का भय होता है। इसीलिए हमने इसको राउंड किया है। अब यहाँ पर जो हमारा निर्णय है वो ये है कि चूँकि प्राचीन काल में जो मकान थे वो मकान 90% मकान लकड़ी से बनाए जाते थे। दीवारें कच्ची मिट्टी की होती थी, उसके ऊपर खप्पर होता था और खप्पर के नीचे लकड़ी लगी रहती थी। तो लगभग 50% भाग जो होता था वो लकड़ी का होता था और जो अत्यंत गरीब थे उनके यहाँ पूरी घास फूस की ही मकान हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए माघ मास में निर्माण करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो चूँकि पक्की बिल्डिंगों में रह रहे हैं और जहाँ पर आग लगने की बहुत कम संभावनाएं हैं, या इस प्रकार से आपकी गैस की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि आपने पाइप को लंबा करके गैस के स्टोव को अंदर रखा है किचन में और पाइप को आपने कहीं बाहर खुले में रख दिया है, तो ऐसी स्थिति में आग लगने की संभावनाएं नगण्य होती हैं। तो ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं कि आपको माघ मास में ग्रह का प्रारंभ करना है या नहीं करना है। शास्त्रों में दोनों प्रकार के उल्लेख हैं। ग्रह प्रारंभ में चंद्रमास के अलावा सौर मास को भी देखा जाता है। सौर मास मतलब जिस समय सूर्यदेव मेष राशि में चल रहे हों, वृष राशि में चल रहे हों, कर्क राशि में चल रहे हों, सिंह राशि में चल रहे हों, तुला राशि में चल रहे हों, वृश्चिक राशि में चल रहे हों, मकर राशि में चल रहे हों या कुंभ राशि में चल रहे हों, इन राशियों में जब सूर्यदेव चलते हैं उस समय पे ग्रह प्रारंभ करने का मुहूर्त सभी शास्त्रों में शुभ कहा गया है। अब हमें यहाँ पर जो चंद्रमास दिए हैं, चैत्र वैशाख इत्यादि, इनको और सौर मास जो राशि है सूर्यदेव की, उनको कॉम्बिनेशन करके, यानी कि जिस समय दोनों की दृष्टि से शुभ हो उस समय पर हमारे लिए ग्रह प्रारंभ का मुहूर्त शोधन करके देना है। अब बात करते हैं कि जिस दिन हमारे लिए ये सब स्थितियां मिल गई तो उस दिन हमारे लिए पंचांग शुद्धि भी देखना है। पंचांग शुद्धि मतलब पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इनमें तिथि, वार और नक्षत्र का आप अपन पहले उल्लेख कर चुके हैं। अब योग और करण रह जाते हैं। तो योग में बहुत सारे उत्पात योग, व्यतिपात, वैधृतिपात, ऐसे अशुभ योग पाए जाते हैं। तो इन समस्त योगों को हम पृथक से भी विवाह मुहूर्त के साथ में वर्णन करेंगे। तो हमें पंचांग शुद्धि में भद्रा भी देखना है, क्योंकि भद्रा एक करण है और करण का जो दोष है उसमें केवल भद्रा दोषकारी है। तो इन भद्रा का भी त्याग करना है और क्रांति साम्य का भी त्याग करना है। इस प्रकार से पंचांग शुद्धि में जो भी हमारे लिए आवश्यक मुहूर्त शास्त्र हैं उनका पालन करना है। इसके बाद में जिस तरह से विवाह में 10 दोष देखे जाते हैं,
लत्ता, पात, युति, बेध, उपग्रह इत्यादि 10 दोष देखे जाते हैं। तो इस समय भी, ग्रह प्रारंभ के समय भी ये 10 दोष देखना चाहिए। इनमें से जो सबसे कठिन दोष है उनका तो त्याग ही करना चाहिए। अन्य दोषों को स्वीकार किया जा सकता है, जैसे कि क्रांति साम्य दोष है, अशुभ ग्रह युति दोष है, अशुभ ग्रह बेध दोष है। इन दोषों को हमें त्याग करना चाहिए। हालांकि युति दोष और बेध दोष के कुछ परिहार भी हैं जिनका वर्णन हम विवाह मुहूर्त के साथ करेंगे। इस प्रकार से हमने अभी तक जो ग्रह प्रारंभ करने के लिए जो महीने, समय की शुद्धि ये बताई है, इसका वीडियो आज हम समाप्त करते हैं। आगामी वीडियो में हम उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए हम ग्रह प्रारंभ करना देखना चाह रहे हैं, उसके मुहूर्त का शोधन करना प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए इन मुहूर्तों में से कौन सा मुहूर्त शुभ होगा, किस दिशा के मकान में उसको किस महीने में प्रारंभ करना शुभ होगा, ये बताएंगे। वो जो बिंदु होंगे वो इस प्रकार से हैं कि जन्म राशि से माह का निर्धारण। जैसे किसी की मेष राशि है तो चूंकि सूर्य उसके लिए तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें शुभ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेष राशि के जातक के लिए कौन कौन से महीने में ग्रह प्रारंभ करना चाहिए, इसका उल्लेख करेंगे। इसके बाद में जिस महीने में हम ग्रह प्रारंभ करना चाहते हैं, उस जातक का, उसकी राशि के अनुसार उसके लिए खात या नींव की जो दिशा है वो कौन सी दिशा होगी। इसके बाद में प्लाट का जो मुख है, यानी कि मकान हम पूर्व मुखी बना रहे हैं या पश्चिम मुखी बना रहे हैं या उत्तर मुखी बना रहे हैं, उस मुख के अनुसार कौन सा माह उसके लिए शुभ होता है, इसका उल्लेख करेंगे। आगामी वीडियो में इसी प्रकार से ग्रह प्रारंभ करने में जो लग्न है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि लग्न वीर्य जैसा होता है, बहुत बलवान होती है लग्न। यदि लग्न बहुत बलवान है तो इन मुहूर्तों में यदि कुछ अशुद्धि भी रह गई है, ये जो हमने आपको बताए हैं इनमें कोई अशुद्धि भी रह गई है, तो भी यदि लग्न बहुत बलवान है तो वो समय अत्यंत शुभ हो जाता है। इसलिए ग्रह प्रारंभ करने में लग्न का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा है। इसका उल्लेख हम आगामी वीडियो में करेंगे। इस प्रकार से आपको पुनः नमस्कार करते हैं। जय राम जी की।